दिल्ली वापिस लौटी शिखा। एक टिस मर्मांतिक पीड़ा और वीरानियों का समंदर लेकर। मर गई थी 10 रोज पहले वाली चुलबुली बेबाक और बिंदास शिखा। अब तो बहुत निर्जीव भूत ही बन गई थी। हर पल, हर घड़ी, हर वक्त बस सोचती रहती कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। मानसिक वेदना और व्यथित हृदय के रिश्ते जख्मों को दिखा भी तो नहीं कैसी। प्रकृति का अन्याय का क्या इतनी कठोर सजा देता है सच के लिए जीने वाला इंसानों को। अपने एमएड के प्रथम श्रेणी आने पर भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की उसने। मम्मी ने बहुत कुरेदा। वह कैसे बताती मम्मी को कि वह तो जख्मों को टीसों में दब गई है, मर गई है। सरस के काबिल कहाँ रह गई ये। अपने कलंकित शरीर और झूठे रूप की परछाइयों को भी नहीं पड़ने देगी वह सरस के उज्जवल भविष्य की राहों पर। क्या सरस इस स्थिति में भी उसे स्वीकार कर लेगा? वह जानता है सरस को उसके सामने शरीर का मूल्य कुछ नहीं है। वह उसे कभी नहीं भूल सकेगा। अचेतन मस्तिष्क बार बार सरस से दूर जाने के लिए कह रहा है उससे। ठीक है, सरस को वह कुछ नहीं बतलाएगी, चाहे विश्वासघातक का दंश ही क्यों न लेना पड़े उसे अपने ऊपर। सरस की पवित्र चाह पर अपने दागी शरीर का साया भी नहीं पड़ने देगी वह। दूर, बहुत दूर चले जाएगी वह सरस के जीवन से। प्यार बलिदान चाहता है वह, अपने स्वार्थों के लिए नहीं, सरस के ऊंचे आदर्शों के लिए जिएगी। उसे भागना होगा सरस के जीवन से, उसके अच्छे लक्ष्य और अपने गौरवमय प्यार के लिए। खुद में एक फैसला लेने के बाद मम्मी को सब कुछ बात दिया शिखा ने जी। इलाहाबाद में उसके साथ घटित हुआ था। राजदार उसकी अपनी मम्मी ही हो सकती थी। मम्मी भी तो अबाक रह गई शिखा की बात सुनकर। काफ़ी देर लगी उन्हें भी स्थिति से उभरने में। बेटे, जो हो गया उस पर किसी का जोर नहीं। सरस को कुछ मत बताना इस बारे में। नियति के हाथ की कठपुतली मात्र ही तो है हम। नहीं नहीं मम्मी नहीं, मैं सरस के विश्वास पर इस कलंकित शरीर का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। किंतु शिखा, बी प्रैक्टिकल, भावुक मत बनो, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। नहीं मम्मी, ये तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है अपनी बेटी के लिए। मैं इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं करूंगी कि सरस को अंधेरे में रखा जाए। मुझे दूर जाना ही होगा सरस की जिंदगी से। उसके पवित्र स्नेह, कोमल प्रणय और मासूम हृदय पर इस गंदे लिजलिजे शरीर की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी और लूंगी सारा दोष अपने ऊपर, बन जाऊंगी बुरी। किंतु इस अपवित्र देहों को लेकर नहीं जाऊंगी कभी भी उसके पास। रोते हुए हिचकिचाइयों के बीच भी शिखा दृढ़ रही अपने फैसले पर। वह फिर कहने लगी अपनी मम्मी से, मम्मी, आप तो मेरी अच्छी मित्र है जिंदगी में। एक बात कर सकोगे? सरस यहाँ जरूर आएगा। उसे मेरा ये पत्र दे देना और मुझे कुछ रोज के लिए कहीं दूर चले जाने की इजाज़त दे दी। कह देना सरस से कि शिखा बेवफा हो गई है, उसे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये भी कह देना कि कभी याद भी मत रखना कि ज़िंदगी में कोई लड़की शिखा नाम की आई भी थी। मैं जानता हूँ मम्मी, वह ये सब एक ही झटके में सहन नहीं कर सकेगा, किंतु समय की मरहम घाव को धीमे धीमे भर ही देगी। मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में वह ऊंचाइयाँ की शिखरों के छुए। मैं अब इसके सिवा दे भी क्या सकती हूँ उसे।
शिखा बड़े संयम से ये सब कहती जा रही थी, किंतु हृदय के जख्मों से निकली हुई ममाद आँखों के जरिए आंसू बनकर टप टप गिर रही थी। मिसेस निर्मला अब क्या समझाए शिखा को। वे भी झुक गई अपनी बच्चे के सच्चे प्यार के त्याग की खातिर। शिखा दिल्ली छोड़कर चली गई, दूर, बहुत दूर, जहाँ सरस उस तक कोशिश करने पर भी शायद ना पहुँच सके। सारा काम एक तरह से पूरा हो चुका था सरस के उपन्यास का। जिस शाम सारे झंझट से उसे छुटकारा मिला, बड़ी राहत और सुकून सा महसूस हुआ सरस को। रात काफ़ी देर तक रूप और सरस बियर पीते रहे लज के लान में। ये शिखा की प्रेरणा, उसकी तरफ का प्यार ही था जिसने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। कितनी कितनी खुश होगी वह मेरा पहला उपन्यास अपने हाथों में देखकर। पहली कृति, पहला उपन्यास सरस ने अपने पवित्र प्यार को ही समर्पित किया। शिखा का रिजल्ट उसने आज ही देखा था अखबार में। अपनी सोच को कार्य रूप में परिणत करते हुए उसे बहुत अच्छा लगा। शिखा बहुत अच्छे नंबरों से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। सच में तो शिखा ही उसके दोस्त, हमराज, प्रेयसी, प्रेरणा और जिंदगी है। जाते ही शिखा की मम्मी से सदा सदा के लिए उसका हाथ मांग लूँगा। कितने सुखी होंगे हम दोनों। जहाँ मैं होऊंगा शिखा होगी, और होगा एक हमारा छोटा सा घर जिसमें मोहब्बत और हमारे मीठे सपनों की एक छोटी सी दुनिया होगी, जिसमें एक खुशबू महक रहे होगी चारों तरफ। सरस पंख लगाकर उड़ने लगा अपने भविष्य की सोच के साथ। लगभग तभी लाज का बेरा एक टेलीग्राम दे गया उसे। खोलने पर देखा तो नरेन जी की तरफ से लिखा हुआ पाया, योर थीसिस सिलेक्टेड इन यूनिवर्सिटी नरेन। कभी कभी प्राकृतिक हंसियों की इतनी बहारें इकट्ठी ला डालती है कि आदमी पगला जाता है। सुख के अनंत सागर में डूब जाता था। फिर नहीं रुका वहाँ सरस। सुबह 6 बजे वाली गाड़ी पकड़कर रवाना हुआ दिल्ली को। सफ़र में पता नहीं क्या क्या सोचता रहा वह अपने भविष्य को लेकर। ट्रेन से उतरने के बाद सीधा नरेन जी के यहाँ पहुँचा। आओ डॉक्टर सरस आओ। नरेन जी ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उसे गले से लगाया और खुशी से आगे बढ़कर कहा, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। तुमने वाकई मेरा नाम रोशन कर दिया सरस। मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुम पर। खुशी से प्रोफेसर नारायण की आंखें छलछला उठी। सरस झुका चरण छूने के लिए, किंतु प्रोफेसर ने उसे बीच में ही कंधे से पकड़ा और सीने से लगते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, मेरे चरणों में तुम्हारी जगह नहीं, हृदय में है। मेरे सारी तपस्या, मेरा जीवन सार्थक कर दिया तुमने सरस। इतना अपनापन, सम्मान और इज्जत दी प्रोफेसर नारायण ने। सरस गदगद हो उठा। खुशियों की बढ़ोत्तरी करते हुए प्रोफेसर नारायण ने आगे बताया उसे, मैंने तुम्हारी नियुक्ति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करवा दी है सरस। जाकर कल ही ज्वाइन कर ले। किंतु ये सब इतना आप मेरे लिए क्यों किया? आपने मेरे लिए इतना एहसानों के बीच बोझ तले मत दबाइए मुझे डॉक्टर साहब। मैं कैसे इस उपकार का बदला चुकाऊंगा? नारायण जी के बीच में बोलने से रुका वह। नहीं सरस, ना ये कोई ऐसा नहीं है ना उपकार पगले। अपने पर भी कभी उपकार और एहसान किया जाते हैं क्या? फिर तुम तो मेरे अपने बच्चे हो, मेरे लड़के समान। मैंने तो अपनी तरफ का फर्ज कर्तव्य निभाया है बस, और कुछ भी नहीं।
आज मेरा अपना खुद का कोई लड़का भी होता तो क्या इस खुशी को पा सकता था मैं, जो अब महसूस कर रहा हूँ। सुनो, परसों दीक्षांत समारोह है। मैं चाहता हूँ शिखा भी आए तुम्हारे साथ अपनी एमएड की उपाधि ग्रहण करने। तुम दोनों को काला गाउन पहन देखकर नीरा और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगी। सच, संतान के प्रति मोह को तुम नहीं समझते हो सरस। मुझे लगता है तुम और शिखा मेरी ही आत्मा के दो हिस्से हो, जो समय की क्रूर चक्र की घूमती धुरी के साथ अलग हो गए थे कभी पिछले जन्म में। और इस जन्म के तुम ही मेरे पुत्र हो और शिखा पुत्रवधू है। मेरी 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 आत्मा कहती है इस बात को। नरेंद्र जी भावुकता और असीम प्रेम के दौर में पता नहीं क्या क्या कहते रहे सरस को। नीरा जी भी नरेंद्र जी का सरस के प्रति स्नेह और वात्सल्य देकर रो ही तो पड़ी ममता से। नरेंद्र जी के यहाँ से सरस अपने कमरे पर गया। अपना बिस्तर बंद और सामान रखकर वह बाथरूम में घुस गया। वहाँ से निकला तो वह अपने में बड़ी ताजगी महसूस कर रहा था। वहाँ से कमरे को बंद करके उसे सीधा शिखा के घर जाना है, ऐसा ही सोचकर वह सड़क पर निकल आया। वैसे तो सरस के कमरे से शिखा के घर का फासला 3 या 4 किलोमीटर का रहा होगा, किंतु उसने टहलते हुए ही वहाँ जाने का निश्चय किया। जल्द ही वह पहुँच गया वहाँ। दरवाजे के सामने आकर वह कुछ सोचता हुआ खड़ा रहा। फिर धीमे से घंटी के पुश बटन पर उंगली रख दी उसने। घर के पिछले हिस्से में घंटी की कही आवाज़ गूंजी। खड़े खड़े ही भूमिका बांधने लगा वह कि कैसे उसे उपन्यास के बारे में बताएगा वह, कैसे अपनी और उसकी उपाधि ग्रहण दीक्षांत समारोह के बारे में कहेगा, कैसे उसे अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के बारे में शुभ समाचार सुनाएगा। सुनकर इतनी बातें झूमी तो उठेगी शिखा। दरवाज़ा बड़े धीरे से खुला और मिसेज निर्मला ने झांककर किवाड़ों के पीछे से ही पूछा, कौन? सरस। सरस को देखकर उन्होंने दरवाजे को पूरा खोल दिया। आओ, अंदर आ जाओ, कहने के साथ ही घर के अंदर चल पड़ी निर्मला जी। सरस उनके पीछे पीछे ही चला आया ड्राइंग रूम तक। सोफे पर बैठने के बाद इधर उधर देखा उसने। आज वातावरण में कुछ तब्दीली महसूस होने लगी उसे। शिखा नजर नहीं आ रही। कहाँ गया शिखा मम्मी? क्या अभी इलाहाबाद से ही वापिस नहीं आई है? शिखा के मम्मी चुप ही रही काफ़ी देर तक। जब उसे कोई जवाब ना मिला अपनी बात का, तो उसने उस मौनों को फिर तोड़ा। क्या बात है मम्मी? ये उदास वातावरण, ये गंभीरता, ये मौन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बोल क्यों नहीं रही? शिखा कहाँ है? सरस विचलित तो हो उठा किसी दुर्घटना की संभावना से। सरस, मेरी बात मानोगे? माननी ही पड़ेगी तुम्हें। शिखा को भूल जाओ। शिखा तुम्हारी नहीं हो सकती। शिखा चली गई है यहाँ से। मिसेस निर्मला अपने हृदय पर पत्थर रख धीमे धीमे एक एक शब्द को रुक रुक कर कहने लगी। तुम्हारे जाने के बाद बताया उसने कि वह तुम्हें नहीं चाहती। वह तो एक नाटक खेल रही थी तुम्हारे साथ। नहीं, ये सब झूठ है। वह मुझसे नाटक नहीं खेल सकती। ओफ मेरे भगवान,
तूने क्या क्या कर दिया ऐसा? मैंने क्या गुनाह किया है ऐसा जो वह मेरे मासूम दिल को तोड़ सच्चे प्यार के साथ ड्रामा खेलकर बेवफाई की चादर ओढ़कर चली गई है मेरे ज़िंदगी में आहें भर के। शिखा की मम्मी जानती थी ऐसी स्थिति ज़रूर आएगी उनके सामने। काफ़ी संयत होकर कहा उन्होंने, देखो जो हुआ उसे भूल जाओ। कहाँ तुम कहाँ वह। असल में तो तुम्हारा लगाव एक तरफा ही कहूँगी मैं तो उसकी बातें सुनकर। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ सच में सहानुभूति है तुमसे मुझे। सहानुभूति? मेरा सब कुछ लूटकर सुख चैन सुकून सब कुछ मेरा घाव पर नमक छिड़क रही है तुम दोनों माँ बेटी। ओहो माय गॉड, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा। सरस रो रहा था, बिलख रहा था एक मासूम बच्चे की तरह। काफ़ी देर तक वह विचार शून्य होकर पगला गया। फिर झटके से बोला, क्या कभी थी मेरे अंदर? क्या चाहिए था उसे? कहाँ है वह? मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। कहते हुए देखा उसने शिखा की मम्मी की तरफ लाल लाल आँखों से। अब तुम उससे कभी नहीं मिल सकोगे और अब तुम्हारे मिलने से भी कुछ नहीं होगा। जाओ लौट जाओ वापिस अपने घर। तुम पढ़े लिखे हो, सुंदर हो। शिखा जैसी अनेक लड़कियां बल्कि उससे भी अच्छी लड़कियां मिल जाएगी तुम्हें ज़िंदगी में। अपने अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए यह मान लेना कि दुर्घटना का नाम ही शिखा था और कुछ नहीं। शिखा की मम्मी ने समझाया उसे। कैसे मान लूँ दुर्घटना उसे? कैसे समझाऊँ अपने भावुक वेदनात्मक हृदय को? आप नहीं जानती इस बात को कि मैं कितना भावुक हूँ। एक बात कह देना उससे। सुखी मुझसे दूर रहकर भी नहीं रहेगी कभी। मेरे हृदय की वेदना और तड़पती आहें चैन नहीं लेने देंगे उसे। मेरा विश्वास और साहस छीनकर मुझे जीते जी ही तो मार डाला उसने। रुमाल निकालकर जेब से सरस ने अपनी आँखों में आए आंसुओं को पोंछा। मिसेस निर्मला उठ गई और सरस कुछ क्षणों के लिए वहाँ अकेले रह गया। उसका वजूद मानो खत्म ही हो गया है। विश्वास ही नहीं आ रहा था अभी तक भी उसे कि वाकई शिखा उसे छोड़ गई है। अंदर से निर्मला जी आई तो उनके हाथ में एक पत्र था जो सरस को देते हुए बोला, जाते हुए तुम्हारे लिए दे गई थी इसे। लिफाफे को उल्टा पलटा सरस ने और वही खड़े खड़े ही फाड़कर अंदर का पत्र निकालकर पढ़ने लगा। सरस, जिंदगी के सफ़र में इख्तिलाफ और हादसों का नाम ही याद है और जो याद है वे ध्येय नहीं है। इसको तुम शायद अच्छी तरह जानते होगे। रही मेरी बात, मानकर चलना कि शिखा नाम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं। शायद तुम्हारे से दोस्ती में मेरा अपना कुछ स्वार्थ रहा हो। बस भूल जाना मुझे, भूल जाना उस रूह को जो शिखा नाम से जुड़ी रही है तुम्हारे ज़िंदगी से अब तक। मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा अलग। अगर इत्तेफाकन कभी किसी मोड़ पर ज़िंदगी में कभी टकरा भी जाए तो दो अजनबियों की तरह गुजर जाएंगे। हमें कोई हक नहीं होगा किसी को अंदरूनी ज़िंदगी में दखल देने का भविष्य में। आज से हम तुम दो सफ़र के दो राही हो गए हैं। वैसे मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, शिखा। पत्र पढ़कर निकल सा हो आया सरस। सब कुछ स्थिर हो गया एक बात से। मानो सरस के जीवन की गति रुक गई हो, रह गया हो। मानो सिर्फ गहरा अंधकार
खालीपन जिसकी गहराइयों में खोता जा रहा है सरस, खोता जा रहा है। विगतों के सुखद लम्हे टीस और मानसिक यातनाओं का सफ़र बन गए उसके लिए। शिखा के घर से लौट आया वह। अब वह सरस नहीं रहा जिसमें जीवन के प्रति मोह था, राग रंग था कभी। अब तो वह भूत हो गया जिसमें जीवन संचार नाम को भी नहीं होता। कॉलेज में डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करते हुए भी वह बड़ा उकड़ा हुआ रहा। वह उजड़ा हुआ दयार ही तो रह गया अब। तमाम सपने, सारी सोच जो उसने अपने भविष्य के लिए संजोगी थी, मात्र सपने बनकर रह गए। दिल्ली में रुक नहीं पाया सरस इस हादसे के बाद और इलाहाबाद आकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। सरस ख़त्म हो चला था, जीवन की लय थम गई। चल रहा था बस समय का क्रूर कालचक्र, जिसमें सरस पिस गया था, मर गई थी उसकी प्रेरणा। ख़त्म शिखा ने भी अपने वजूद को कर लिया था अपने प्यार की खातिर। सरस के उज्जवल और अच्छे भविष्य के लिए उसने मार डाला अपने आप को जीते जी। सरस की पहली कृति सर्पदंश प्रकाशित होकर बाजार में आ गई। भूमिका नरेन जी ने ही लिखी थी। सरस ने अपना पहला उपन्यास शिखा को समर्पित किया था। भटकाव और मायूसियों के भंवर सरस के चारों ओर फैल चुके थे। उसकी सोच ठहर गई थी एक जगह। आखिर क्या हो गया शिखा को मेरे पीछे से? क्या शिखा वास्तव में ही नाटक खेलती रही थी उससे प्यार के नाम का? प्रत्यक्ष में सब कुछ होते देखकर भी मन मान नहीं रहा था उसका। कितना ढूंढा शिखा को, लगता है धुएं की लकीर बन धुल गई है वायुमंडल में। शिखा फिर नहीं मिले उसे, मिले तो गंभीरता, भटकाव की स्थिति और जीवन के प्रति अलगाव। नफरत और घृणा सी हो गई उसे प्यार शब्द से, औरत जात से। सरस के माता पिता को जब तक इस बारे में मालूम हुआ तब तक वह भीष्म प्रतिज्ञा कर चुका था सारी जिंदगी शादी ना करने की। माँ बाप ने बहुत समझाया उसे, किंतु वह अपने फैसले से एक इंच भी नहीं सरक सका। ये प्रतिज्ञा उसका ठीक कदम है या कोरी भावुकता के लिए हुए एक गलत जिद, कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। उसने एक खुद का फैसला कर लिया कि जिंदगी के सफ़र की लड़ाई वह अकेले लड़ेगा, सिर्फ अपने दम पर। कहीं किसी का भी सहारा नहीं लेगा, कोई प्रेरणा नहीं लेगा। वह सफ़र अकेला ही तय करेगा अब तो। ऐसा ही सोचकर वह उतरा जीवन के संघर्ष में। उसका प्रथम उपन्यास सर्पदंश काफ़ी सराहा गया और पसंद किया गया। जल्द ही दूसरी कृति और आसमांग भी है बाजार में आ गई। वैसे तो उसकी पहली रचना ने ही उसे स्तर के साहित्यकारी को पोक्ति मेला खड़ा हुआ, किंतु दूसरे उपन्यास ने उसे एक चिंतक लेखक की उपाधि दिलवा दी। उसने अपने आप को लेखन में इतना डुबो दिया और व्यस्त कर लिया कि उसे किसी भी आलोचना प्रत्यालोचना का ध्यान ही नहीं रहा था अब तक। प्रकाशक जो ही एक रचना प्रकाशित करता, दूसरी रचना के लिए जल्दी किए डालता और सरस लिखता रहता, बस लिखता ही रहता। समाज में एक रुतबा, शान और शोहरत हासिल कर चुका था वह अपना तीसरे उपन्यास प्रकाशित होने तक।
अब वह एक प्रतिष्ठित और चलने वाला उपन्यासकार बन गया। प्रकाशकों के लिए इलाहाबाद में ही पूर्णतया वह बस गया।